नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने आधुनिक काल पर चर्चा करनी शुरू की थी और आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ, अन्य अनेक विद्वानों के, भिन्न भिन्न विद्वानों के उसके प्रारंभ के विषय में क्या मत है, आधुनिक शब्द से क्या अभिप्राय है, आधुनिक काल की समय सीमा क्या है, इन सब पर विस्तार से चर्चा की थी और उसके अंतर विभाजन पर भी दृष्टिपात किया था। उसके बाद हमने भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा की थी और आज के सत्र में हम भारतेंदु युग के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र पर बात करने वाले हैं। ये सत्र केवल और केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र पर ही केंद्रित रहेगा। अन्य कवियों पर, जो भी भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख कवि हैं, उन पर चर्चा हम अलग से करेंगे और उसके बाद हम एक प्रश्नोत्तर सत्र करेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए यह जरूरी है कि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र, आधुनिक काल के सूत्र धार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रवर्तक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यदि हम उन्हें, उनके साहित्य को, उनके दृष्टिकोण को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारे लिए भारतेंदु युग को समझना तो आसान होगा ही, और ये जानना भी आसान होगा कि जिस नींव को रखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक काल की, वो किन किन पड़ावों से होकर आज के रूप तक विकसित होकर पहुंची है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, जो कि आधुनिक काल के, न केवल भारतेंदु युग का नाम उनके नाम पर है, बल्कि पूरे आधुनिक काल के प्रवर्तक और सूत्रधार माने जाते हैं। संक्षेप में उनके जीवन परिचय पर दृष्टि डालते हैं। आपका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और इनके निधन का वर्ष माना गया है 1885 ईस्वी। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास थे, जो कि स्वयं एक साहित्यकार थे और गद्य के उद्भव और विकास में, विशेष तौर पर जब हमने नाटक के उद्भव और विकास की बात की थी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जिसे हिंदी का पहला नाटक माना है, वो उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा ही लिखा गया था और उस नाट्य कृति का नाम है नहुष। ये बात आप ध्यान रख लेंगे। यानी उन्हें साहित्यिक संस्कार, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र को साहित्यिक संस्कार विरासत में मिले। उनकी माता का नाम पार्वती देवी था और इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था और इनकी उपाधि थी भारतेंदु। 5 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहांत हो गया। 10 वर्ष की अवस्था तक जब ये पहुंचे तो इनके पिता का निधन हो गया और इनकी विमाता, माता के निधन के बाद, जब 5 वर्ष के थे तब माता का निधन हुआ और माता के निधन के बाद उनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने दूसरा विवाह किया और उनकी विमाता का नाम था मोहन बीबी। लेकिन उनके हृदय में भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति कोई स्नेह भाव, कोई वात्सल्य भाव नहीं था। यही कारण है कि 10 वर्ष की अवस्था से, जब तक पिता रहे तब तक सब कुछ व्यवस्थित रहा, लेकिन पिता के निधन के बाद वे अपनी विमाता मोहन बीबी की उपेक्षा का पात्र हुए और यही कारण है कि उनका पालन पोषण कालिक दमा दाई और उनके घर के तिलकधारी नौकर के द्वारा किया गया। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पालन पोषण उनके पिता के निधन के बाद कालिक दमादाई और तिलकधारी नौकर ने किया और विशेष तौर पर ये दोनों ही उनके परिवार के सदस्य की तरह थे और जब उनकी माता का 5 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था तब भी देखभाल इन्होंने ही की होगी, लेकिन इन पर निगरानी रखते होंगे, संभवतः ऐसा अनुमान लगा सकती हूं, उनके पिता। और पिता के निधन के बाद तो पूरी जिम्मेदारी कालिक दमादाई और तिलकधारी नौकर पर ही आ गई। पिता के निधन के पश्चात 3-4 वर्ष तक उन्होंने क्वींस कॉलेज काशी में शिक्षा प्राप्त की। लेकिन दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने 35 वर्ष की छोटी सी उम्र में अत्यधिक विपुल साहित्य का सृजन किया, आधुनिक काल की नींव रखी, अनेक गद्य की विधाओं का प्रवर्तन किया, वे स्वभाव से चंचल थे। तो स्वभावगत चंचलता के कारण जब वे क्वींस कॉलेज में पढ़ने के लिए गए तो वे अध्ययन में अधिक एकाग्र नहीं हो सके, लेकिन वे असफल भी नहीं हुए। परीक्षाएं वे निरंतर पास करते गए, लेकिन विशेष उपलब्धियां उन्होंने कॉलेज में अध्ययन के दौरान क्वींस कॉलेज में प्राप्त नहीं की। उनकी बुद्धि कुशाग्र थी और तीव्र स्मरण शक्ति के वे धनी थे। ये बात उनके साहित्य को देखकर सहज ही अनुमानित की जा सकती है। काशी के राजा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन का, काशी के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो कि उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान माने जाते थे हिंदी के, और इसके साथ ही
शिव प्रसाद सितारे हिंद के विषय में दोस्तों दो बातें महत्वपूर्ण है। जब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता हुई, हिंदी में पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता हुई, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को अंग्रेज सरकार के द्वारा यह दायित्व सौंपा गया। और राजा शिव प्रसाद सिंह उस समय सरकार में जैसे आजकल होते हैं इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, उसी तरह इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने हिंदी में पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाई। अंग्रेजी में वे विशेष रूप से पारंगत थे और यही कारण है। और एक और बात इनके विषय में जाननी चाहिए कि वे संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक नहीं थे। राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू मिश्रित हिंदी के समर्थक थे, जिसका विकास करने की ओर विशेष रूप से अंग्रेज सरकार का ध्यान रहा। तो ऐसे विद्वान पुरुष से उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की, स्वाध्याय से अंग्रेजी की शिक्षा यहां से प्राप्त की। क्वींस कॉलेज में कोई विशेष एकाग्रता उन्होंने प्रदर्शित नहीं की, लेकिन स्वाध्याय से घर पर रहकर स्वयं अध्ययन करके उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, बंगला, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी और उर्दू आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यानी बहुत कम उम्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र अनेक भाषाओं के में पारंगत हो चुके थे। बाल्यावस्था से यानी बचपन से ही उनकी काव्य में रुचि थी। 13 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह मन्ना देवी नाम की महिला से हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में वे सपरिवार जगन्नाथ धाम की यात्रा पर गए। ये यात्राएं उनके जीवन में बहुत महत्व रखती हैं दोस्तों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वे काव्य में बहुत रुचि रखते थे और इसीलिए जब वे पहली बार परिवार के साथ जगन्नाथ धाम की यात्रा पर गए तो उनका दृष्टिकोण विकसित हुआ। वे प्रकृति के संपर्क में आए, वे अनेक प्रकार के लोगों से मिले और उनके दृष्टिकोण से वे परिचित हुए। और भारत में उस समय क्या कुछ गुजर रहा है, क्या कुछ बीत रहा है, काशी से बाहर निकलकर उन्होंने भारत की सच्ची तस्वीर को देखा और ये यात्रा उनके साहित्यिक दृष्टिकोण को एक विस्तृत आधार देने में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। तो यही कारण है कि जगन्नाथ धाम की यात्रा से उनके हृदय में नवीन भाव उत्पन्न हुए, नवीन विचार उत्पन्न हुए और अनेक साहित्य सृजन के को बहुत अधिक प्रबल सबल आधार मिला। यही कारण है कि उनकी फलतः साहित्यिक प्रतिभा विकसित हुई। कालांतर में उन्होंने इसी यात्रा से प्रेरित होकर अनेक स्थानों की यात्राएं की और उन्होंने ये नियम बना लिया कि वे जब भी किसी स्थान की यात्रा पर जाते थे तो वहां के जनजीवन को, वहां की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को गहराई से, बारीकी से परखते थे, देखते थे और उसके बाद वहां की साहित्यिक गतिविधियों पर भी नजर डालते थे, ध्यान देते थे और उनका अध्ययन करते थे। तो उनकी यात्रा का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि वे वहां के उस स्थान की जीवन शैली और उसकी साहित्यिक गतिविधियों, वहां के पर्यावरण, वहां की विशेष स्थितियां जो राजनीतिक, धर्म और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती थी, उन सबका गहन अध्ययन करने के उद्देश्य से वे यात्राओं पर जाने लगे। और जिस भी स्थान पर वे यात्रा के लिए जाते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, वहां जाकर वे जब साहित्यिक गतिविधियों का अध्ययन करते थे तो वहां के जो साहित्यिक अभिरुचि वाले लोग थे उनके संपर्क में वे आते थे और उनके संपर्क के फलस्वरूप वे वहां देश प्रेम से भरा हुआ ओजपूर्ण भाषण देते थे और मातृभाषा हिंदी के उद्धार की भावना पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए अपने विचारों को भाषण के माध्यम से अभिव्यक्त करते थे। यानी वे जो जहां यात्रा करने जाते थे वहां के साहित्यिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। उसके बाद वहां के साहित्यिक लोगों से संपर्क स्थापित करना उनका लक्ष्य था और वहां उनके संपर्क से भाषण देना उनका लक्ष्य था और उस भाषण के विषय होते थे देश प्रेम की भावनाएं अभिव्यक्त करना और मातृभाषा हिंदी के उद्धार के लिए प्रयत्न करना। यानी एक व्यक्ति, एक साहित्यकार इतनी कम उम्र में कितने विस्तृत दृष्टिकोण का धनी हो सकता है, यह हमें भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के जीवन से पता चलता है। आधुनिक हिंदी साहित्य के वे जन्मदाता माने जाते हैं और भारतीय नवोत्थान के प्रतीक हैं। क्या है ये भारतीय नवोत्थान? भारतीय नवोत्थान से अभिप्राय यह है कि रीतिकाल की जो श्रृंगारिक और जो विलासी मनोवृत्तियों से प्रभावित साहित्य था, उस साहित्य की धारा को देश और समसामयिक परिस्थितियों की ओर मोड़ने का काम, नए विचारों और भावों को विकसित करने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। यही कारण है कि उन्हें भारतीय नवोत्थान का प्रतीक माना जाता है।
एक और महत्वपूर्ण बिंदु है उनके जीवन का कि वे रसा उपनाम से उर्दू में शायरी किया करते थे। यानी उन्होंने न केवल ब्रजभाषा में लिखा साहित्य, उन्होंने खड़ी बोली में भी लिखा और उन्होंने उर्दू में भी शायरी की और उर्दू में वे रसा उपनाम से शायरी किया करते थे। 1880 में सार सुधानिधि नामक एक पत्रिका में पंडित रघुनाथ, ध्यान रख लेंगे, पंडित सुधाकर द्विवेदी और पंडित रामेश्वर दत्त व्यास, इन तीन उस समय के दिग्गज विद्वानों के द्वारा सार सुधानिधि नामक पत्रिका में इस बात का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को, यानी हरिश्चंद्र बाबू को भारतेंदु की उपाधि से अलंकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से साहित्य के उद्धार के लिए, देश में नवजागरण की लहर को प्रबल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, हिंदी भाषा के उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वे निश्चित रूप से भारत के इंदु यानी भारत के चंद्रमा के समान है, क्योंकि वे भारत के विकास के पथ को प्रकाशित और आलोकित कर रहे हैं। यही कारण है कि इन तीन विद्वानों ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कौन सी पत्रिका में किया? 1880 में सार सुधानिधि नामक पत्रिका में किया और इसके फलस्वरूप काशी के विद्वत समाज ने, साहित्यिक समाज ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से अलंकृत किया। इस प्रकार उनका मूल नाम हरिश्चंद्र जो था वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र हो गया। 1868 में इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका संपादित करनी प्रारंभ की। यानी न केवल हिंदी नवजागरण के प्रतीक, न केवल ब्रज भाषा में साहित्य सृजन के प्रतीक, नई शैलियों के प्रयोग के प्रतीक थे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, बल्कि उन्होंने उर्दू में भी शायरी की और उसके अलावा उन्होंने पत्रकारिता और गद्य की अनेक विधाओं का प्रवर्तन भी किया। ये बात यहां 1868 में प्रकाशित कवि वचन सुधा और 1873 में प्रकाशित हरिश्चंद्र मैगजीन से स्पष्ट हो जाती है। 8 महीने बाद ये और एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये जो हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसे 1873 में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने प्रारंभ किया था, 1874 में इसका नाम बदलकर, यानी 8 महीने बाद ही इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र मैगजीन से हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। 1884 ईस्वी में यह पत्र नवोदिता के नाम से भी प्रकाशित हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको कंठस्थ कर लेने हैं, क्योंकि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के विषय में ये सारी तथ्यात्मक जानकारी हमें होनी ही चाहिए। स्त्रियों के लिए इन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। देखिए, उस समय जबकि अंग्रेजों के शोषणवादी नीतियों, दमनकारी नीतियों से कुचला जा रहा था भारत का जनमानस, ऐसे समय में एक ऐसा साहित्यकार जन्म लेता है, उदित होता है, जिसे स्त्रियों के कल्याण के लिए, स्त्रियों की दृष्टिकोण के विकास का भी ध्यान है। और यही कारण है कि स्त्रियों की शिक्षा को बहुमुखी बनाने के लिए, घर की चार दीवारी से निकलकर वे भी समाज की गतिविधियों से जुड़ सकें, इस बात के लिए उन्होंने बाला बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। और एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो पत्रिका थी, इसमें घरेलू व्यवस्थाएं किस प्रकार की जाएं, घर के खर्च को कैसे चलाया जाए, इस प्रकार की जानकारी भी स्त्रियों के लिए यहां इस पत्रिका में दी जाती थी। 1873 में वैष्णव धर्म और ईश्वर भक्ति के प्रचार के उद्देश्य से, यानी स्त्रियों के कल्याण उनके जीवन का उद्देश्य था, नव जागरण उनके जीवन का उद्देश्य था, हिंदी भाषा का उद्धार उनके जीवन का उद्देश्य था, समसामयिक परिस्थितियों का के प्रति लोगों को जागरूक बनाना उनका उद्देश्य था और धर्म सुधार करना उनका उद्देश्य था। यह बात यहां स्पष्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने 1873 ईस्वी में वैष्णव धर्म और ईश्वर भक्ति के प्रचार के उद्देश्य से कौन सी संस्था स्थापित की? तदीय समाज की स्थापना की, जिसमें गौ रक्षा का प्रचार किया जाता था और मदिरा और मांस के सेवन को रोकने पर बल दिया जाता था। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा इनकी खड़ी बोली में रचित उल्लेखनीय कविताएं हैं। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की खड़ी बोली में रचित कविता कौन सी है, या दशरथ विलाप की भाषा है, या फूलों का गुच्छा की भाषा है। इस तरह का प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ये प्रमुख खड़ी बोली की उनकी कविताएं हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। आगे चलें।
1882 में मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना, जो अंग्रेजों की सेना थी लेकिन थी भारतवासियों की सेना, तो भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर उन्होंने विजयिनी विजय वैजयंती नामक कविता लिखी। ये बिंदु आपको भूलना नहीं है, प्रश्न पूछा जा सकता है। 1882 में मिस्र में तत्कालीन भारतीय सेना ने जो विजय प्राप्त की, उस विजय के उपलक्ष्य में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने कौन सी कविता लिखी? तो विजयिनी विजय वैजयंती नामक कविता उन्होंने लिखी। 1884 में उन्होंने रिपुनाष्टक नामक काव्य कृति लिखी और इसमें लॉर्ड रिपन, जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे, उनकी प्रशंसा में रची गई कृति है। इसकी विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की रिपुनाष्टक नामक कृति किससे संबंधित है या उसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है। तो आप इन बिंदुओं को ध्यान में रख लेंगे। आगे चलें। तदीय समाज के तत्वावधान में उन्होंने न केवल गोवध का विरोध किया, मांस मदिरा का निषेध पर बल दिया, बल्कि उसी तदीय समाज के तत्वावधान में भगवत तोषणी नामक एक पत्रिका का प्रारंभ किया, लेकिन दुर्भाग्य से यह पत्रिका कुछ ही दिनों में बंद हो गई। 1870 ईस्वी में काशी में कविता वर्धिनी सभा स्थापित की गई। 1873 ईस्वी में पेनी रीडिंग क्लब नामक संस्थाओं की स्थापना की और इन दोनों संस्थाओं की स्थापना करने का उद्देश्य भारतेंदु हरिश्चंद्र का यही था कि वे साहित्यिक दृष्टिकोण को विकसित करें और जो साहित्यिक प्रतिभाएं, जो कवि प्रतिभाएं दबी हुई हैं, वे उभर करके सामने आए। कविता वर्धिनी सभा समस्या पूर्ति, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक बहुत ही, भारतेंदु युग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक प्रवृत्ति थी, उसके लिए बहुत ही उल्लेखनीय कार्य करने वाली सभा साबित हुई। और इसके बाद पेनी रीडिंग क्लब अध्ययन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने स्थापित किया। तो यह भी महत्वपूर्ण बात है उनके, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के विषय में हमें जाननी चाहिए। यानी एक व्यक्ति कितनी बहुमुखी प्रतिभा का धनी हो सकता है, ये हम अच्छी तरह से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की विषय में प्राप्त इस जानकारी से अनुमान लगा सकते हैं। अब बात आती है कृति परिचय की। तो जीवन भले ही छोटा रहा हो भारतेंदु हरिश्चंद्र का, लेकिन उन्होंने विपुल साहित्य का सृजन किया। बाबू राधाकृष्ण दास ने गद्य, पद्य, संस्कृत और अनुदित कृतियों सहित भारतेंदु हरिश्चंद्र की 248 रचनाओं का उल्लेख किया है। किसने? बाबू राधा कृष्ण दास ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सबसे पुराना जो संग्रह है वो खड्ग विलास प्रेस बांकीपुर पटना से भारतेंदु कला के नाम से 6 भागों में प्रकाशित हुआ। 1887 से 1901 के बीच में इसके 6 भागों का प्रकाशन माना गया है। नाटक, निबंध, कहानी, कविता, उपन्यास लेखन और अनुवाद कार्य इनकी साहित्यिक प्रतिभा के प्रमाण हैं। इन्होंने नाटक लिखे, निबंध लिखे, कहानी लिखी, कविता लिखी, उपन्यास लिखे और बहुत सारी श्रेष्ठ संस्कृत की और बंगला की कृतियों के हिंदी अनुवाद भी प्रस्तुत किए। सबसे पहले बात करते हैं नाटक साहित्य की। प्रमुखतः इन्होंने सामाजिक, धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, राष्ट्रीय और राजनीतिक अनुदित एवं रूपांतरित नाटकों का सृजन किया। अनुदित नाटक तो दोस्तों वो होते हैं जिनको किसी अन्य भाषा से अनुवाद कर लिखा जाता है किसी दूसरी भाषा में, और रूपांतरित नाटक में वो होते हैं जिनमें जो मूल नाटक है जिसका अनुवाद किया जा रहा है उसके रूप में आवश्यकता अनुसार अनुवादक थोड़ा बहुत परिवर्तन भी कर देता है। यानी ये पूरी तरह से मूल कृति का रूपांतरण अनुवाद होते हैं और रूपांतरित नाटक में विषय वस्तु में थोड़ा सा परिवर्तन अपने मन के इच्छा से, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लेखक करते हैं। तो अनुदित नाटक भी उन्होंने लिखे और रूपांतरित नाटक भी लिखे। अनुदित और रूपांतरित नाटकों का हम उल्लेख यहां देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने अनुवाद प्रस्तुत किया विद्या सुंदर नामक नाटक का। विद्या सुंदर संस्कृत में एक नाटक है, चौर पंचाशिका। आपको दोस्तों ये तथ्य कंठस्थ कर लेने होंगे कि कौन सा नाटक किसका अनुवाद है, ताकि आप परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्नों के जवाब दे सकें। तो चौर पंचाशिका संस्कृत का एक नाटक है। उस नाटक को उन्होंने विद्या सुंदर नाम से 1868 में हिंदी में अनुदित किया। और ये संस्कृत का नाटक जरूर है, लेकिन इसका जो बंगला संस्करण है उसका अनुवाद उन्होंने विद्या सुंदर के नाम से किया। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। पाखंड विडंबन उनका दूसरा नाटक है। 1872 ईस्वी में इन्होंने पाखंड विडंबन नामक नाटक का
अनुवाद पाखंड विडंबन नामक नाटक को प्रस्तुत किया। यह भी एक उनकी अनुदित कृति है जो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय एक नाटक है, उसके तीसरे अंक का अनुवाद है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद तीसरा उनका नाटक आता है धनंजय विजय, जो 1873 ईस्वी में उन्होंने इसकी रचना की और संस्कृत में कांचन कवि ने एक नाटक लिखा था जो व्यायोग यानी नाटक का एक प्रकार है। संस्कृत के नाटकों में बहुत सारे प्रकार होते हैं, व्यायोग भी होता है, भांड भी होता है, रूपक भी होता है, तो उनमें से व्यायोग नाटक का प्रकार है। उस तरह का नाटक कांचन कवि ने लिखा था और उसको हिंदी में अनुदित किया 1873 में। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इसके बाद कर्पूर मंजरी नामक अनुदित कृति उनकी सामने आई। यह भी एक नाट्य कृति है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1875 से 1876 के बीच। राजशेखर ने मूलतः कर्पूर मंजरी की रचना की थी और यह कर्पूर मंजरी प्राकृत में रचित नाटक है। यह संस्कृत में रचित नाटक नहीं है, यह प्राकृत में रचित नाटक है। इसकी भाषा शुद्ध प्राकृत है और प्राकृत के नाटकों को साहित्य में सट्टक कहकर पुकारा जाता है। सट्टक क्या है? प्राकृत के नाटक सट्टक कहलाते हैं। तो इस सट्टक का अनुवाद उन्होंने कर्पूर मंजरी नाम से किया। अगला नाटक है मुद्रा राक्षस। 1878 में इसका अनुवाद किया गया और विशाख दत्त ने संस्कृत में मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की थी। उसका अनुवाद किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुद्रा राक्षस नाम से ही 1878 ईस्वी में। अगला है दुर्लभ बंधु। 1880 में यह नाटक प्रकाशित हुआ। शेक्सपियर का अंग्रेजी में एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका ये हिंदी अनुवाद किया गया दुर्लभ बंधु के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अगला यह अनुवाद कार्य, क्योंकि यह मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रथम दृश्य का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये अनुवाद कार्य अधूरा रह गया और बाद में रामशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास जैसे विद्वानों ने इस कार्य को पूरा किया। यह अनुदित कृति 1880 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। ये बिंदु आपको भूलना नहीं है और यह बिंदु भी याद रखना है कि ये संपूर्ण नाटक को जो दुर्लभ बंधु के नाम से अधूरा रह गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र का, उसे पूरा करने वाले विद्वान हैं रामशंकर व्यास और राधा कृष्ण दास। अब बात आती है उनके मौलिक नाटकों की। तो मौलिक नाटकों में उन्होंने प्रहसन भी लिखे। प्रहसन का अर्थ होता है व्यंग्यात्मक नाटक, जिसमें किसी न किसी सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य करने के उद्देश्य से जो नाट्य कृति लिखी जाती है, उसमें हास्य व्यंग्य का सहारा लेते हुए अपने कथ्य को प्रस्तुत करता है लेखक, उसे प्रहसन कहते हैं। तो उनका पहला प्रहसन है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। 1873 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। आपको यह ध्यान रखना है कि प्रहसन कौन से हैं, नाटक कौन से हैं, ये बात आपको भूलनी नहीं है। अनुदित कृति कौन सी है? सत्य हरिश्चंद्र उनका दूसरा नाटक, 1875 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। श्री चंद्रावली तीसरा, 1876 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। फिर विषयस्य विषमोषधम नामक एक नाटक की उन्होंने रचना की 1876 ईस्वी में। जैसे संस्कृत के नाटक का एक रूप व्यायोग है, वैसे ही संस्कृत नाटक का एक भेद भाण भी है और ये उनकी भाण कृति है। जैसे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति उनके द्वारा रचित प्रहसन है, उसी तरह से विषस्य विषमोषधम उनके द्वारा रचित भाण शैली का नाटक है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में उनका प्रकाशित हुआ। ब्रज रत्न दास नामक एक विद्वान है, उन्होंने इसका प्रकाशन वर्ष 1876 ईस्वी बताया है। तो ये दोनों सन आपको ध्यान में रखने होंगे। 1880 सामान्यतः बताया जाता है सभी जगह, लेकिन केवल ब्रज रत्न दास इसका प्रकाशन वर्ष 1876 बताते हैं और ये एक नाट्य रासक है। नाट्य रासक नाटक के तत्वों के आधार पर, जो हमारी लोक शैली है एक रास करने की, रास लीला करने की, उसके तत्वों को भी समायोजित कर दिया जाता है, उस कृति को नाट्य रासक कहा जाता है। नील देवी उनका एक और नाटक है, 1881 इसका प्रकाशन वर्ष है और यह भी एक प्रहसन है। जैसे वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक प्रहसन है। अंधेर नगरी 1881 इसका प्रकाशन वर्ष है और यह भी एक प्रहसन है। यानी प्रहसन, क्योंकि उन्हें समसामयिक परिवेश में व्याप्त विभिन्न क्षेत्रों की विसंगतियों पर प्रहार करना था, इसके लिए इन्होंने प्रहसन शैली को अपनाया। अब कुछ एक मौलिक अपूर्ण रचनाएं उनकी रह गई, जैसे प्रेम जोगिनी 1875 में, सती प्रताप 1883 ईस्वी में, ये उनकी अपूर्ण रचनाएं हैं। ये
जो सती प्रताप है ये इनका गीति रूपक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है उपन्यास की, तो उन्होंने एक ही उपन्यास लिखा, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। ये 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये मराठी उपन्यास के आधार पर रचित एक सामाजिक उपन्यास है, इस बिंदु को भूलेंगे नहीं। अब उन्होंने केवल उपन्यास और काव्य सृजन जैसा कार्य, नाट्य सृजन जैसा कार्य ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने भाषा संबंधी एक पुस्तक भी लिखी और उसका नाम है हिंदी भाषा, जो 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुई। नाट्यशास्त्र संबंधी उनका ग्रंथ है नाटक के नाम से प्रकाशित हुआ 1883 ईस्वी में। उन्होंने बहुत सारे इतिहास और पुरातत्व संबंधी ग्रंथ भी लिखे, जिसमें कश्मीर कुसुम, महाराष्ट्र देश का इतिहास, रामायण का समय, यानी ऐतिहासिक तथ्यों को भी उन्होंने प्रामाणिक आधार के साथ प्रस्तुत करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। अग्रवालों की उत्पत्ति, जो अग्रवाल समाज है उसकी उत्पत्ति पर उन्होंने अलग से एक पुस्तक लिखी, 1871 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। इसी प्रकार खत्रियों की उत्पत्ति पर 1873 में, ये उनके शोध परक ग्रंथ हैं। बादशाह दर्पण 1884 में प्रकाशित उनकी कृति है। बूंदी का राजवंश नाम से उन्होंने एक रचना की। उदय पुरोदय, पुरातत्व संग्रह, चरितावली, पंच पवित्रात्मा, ये सभी उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित कृतियां हैं। दिल्ली दरबार दर्पण और कालचक्र, ये सब ऐतिहासिक विषय पृष्ठभूमि पर आधारित उनकी रचनाएं हैं। अब बात आती है काव्य कृतियों की। आपने जितनी भी काव्य कृतियां लिखी उनमें भक्ति, श्रृंगार, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश, प्रकृति आदि विषयों को आधार बनाकर कविताएं लिखी गई हैं, काव्यों का सृजन किया गया है। लगभग 70 काव्य कृतियों का सृजन किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इस बात को आप भूलेंगे नहीं। भक्ति सर्वस्व उनकी एक काव्य कृति है, भक्ति भाव इसकी विषय वस्तु है। 1870 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है। कार्तिक स्नान 1872 में उनकी काव्य कृति प्रकाशित हुई। वैशाख महात्म्य 1872 ईस्वी में प्रकाशित हुई। देवी छद्म लीला 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रातः स्मरण मंगल पाठ 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उसके बाद तन्मय लीला 1874 में, दान लीला 1874 में, रानी छद्म लीला 1874 में। आप देख रहे हैं कि उनकी जो प्रारंभिक कृतियां हैं उनमें ये सारी कृतियां, इनकी विषय वस्तु भक्ति भाव से संबंधित है। किस प्रकार से भक्ति का अनुसरण दैनिक जीवन में किया जाए, इस बात को यहां स्पष्ट किया गया है अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से। प्रबोधिनी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य कृति है, जिसमें उस समय विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की समस्या को उठाया गया था और भारत को जगाने का, भारतवासियों को जगाने का महत्वपूर्ण कार्य इस कविता के माध्यम से उन्होंने किया और इसका प्रकाशन वर्ष भी 1874 ईस्वी माना गया है। इसके बाद स्वरूप चिंतन उनकी एक अन्य काव्य कृति, जो 1874 में ही प्रकाशित हुई। श्री पंचमी 1875 में प्रकाशित हुई। श्रीनाथ स्तुति 1877 में, अपवर्ग दाष्टक 1877 में, अपवर्ग पंचक 1877 में ही, यानी 1877 में ही उनकी 3-4 काव्य कृतियां स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाती हैं। प्रातः स्मरण स्तोत्र भी 1877 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई। इसके बाद कुछ एक कृतियां ऐसी भी हैं जिनका प्रकाशन वर्ष अज्ञात है, तो उनका नामोल्लेख हम देख लेते हैं। वैष्णव सर्वस्व उनकी एक काव्य कृति, वल्लभीय सर्वस्व, तदीय सर्वस्व, भक्ति सूत्र वैजयंती, इन सभी के प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं है। प्रेम मालिका 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रेम सरोवर 1873 में और प्रेमाश्रु वर्षण 1873 में। देखिए, अभी तक जो भी काव्य कृतियां आई यहां तक, उन सबकी विषय वस्तु भक्ति भाव से संबंधित थी, लेकिन यहां अब ये श्रृंगार का भाव उनकी काव्य कृतियों में दिखाई देता है। प्रेम मालिका 1871, प्रेम सरोवर 1873, प्रेमाश्रु वर्षण 1873 ईस्वी में प्रकाशित है। प्रेम माधुरी 1875 में, प्रेम तरंग 1877 में, प्रेम प्रलाप 1877, होली 1889, मधुमुकुल वर्षा विनोद 1880, विनय प्रेम पचासा 1880, फूलों का गुच्छा 1882, प्रेम फुलवारी 1883, कृष्ण चरित्र 1883, नए जमाने की मुकरी 1884, यानी मुकरियां भी
अमीर खुसरो की मुकरियां प्रसिद्ध हैं, हम सभी आदिकाल पढ़ चुके हैं। तो उसी शैली पर, उसी तर्ज पर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने भी मुकरियां लिखी। जातीय संगीत 1884 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति है। रिपुनाष्टक अभी हम पढ़ चुके हैं, लॉर्ड रिपन के आगमन पर रचित कृति है, 1884 में प्रकाशित हुई। जैन कुतूहल एक अन्य कृति है जिसका प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं है। श्री अलवरत वर्णन, दान लीला, मुंह दिखावनी, श्री राजकुमार शोभागमन वर्णन, मूक प्रश्न, पुरुषोत्तम पंचक, श्री राम लीला, इन सभी काव्य कृतियों के प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं है। स्फुट कविताएं, कुछ एक उनकी कविताएं हमको प्राप्त होती हैं जिन्हें स्फुट कविताओं के नाम से प्रकाशित किया गया है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हमें ध्यान देना जरूरी है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश प्रेम, भक्ति भाव, श्रृंगार परख ये साहित्य तो लिखा ही, लेकिन जो व्यंग्यात्मक साहित्य उन्होंने लिखा, उस व्यंग्यात्मक साहित्य में उन्होंने पैरोडी, गाली, लावनी और स्यापा शैलियों को अपनाया। तो इन सबको देखिए, पैरोडी क्या होता है कि जैसे हम समाज में आजकल भी प्रचलित है कि कोई भी फिल्मी गीत होता है मान लो, और उसको हम अपने हिसाब से, अपने जीवन के किसी प्रसंग से, अपने परिवेश के किसी प्रसंग से जोड़कर उसी तर्ज पर हम अपनी विषय वस्तु को अभिव्यक्त करते हैं, वो होती है पैरोडी। यानी आधार कुछ और होता है लेकिन भाव की अभिव्यक्ति भिन्न होती है और इसमें व्यंग्य की प्रधानता होती है। इसके बाद आती है गाली। ये भी हास्य व्यंग्य है, गाली के एक लोक प्रचलित शैली है। ये विवाह के अवसर पर, जन्म के अवसर पर जब भी सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो भारत में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, गीतों के माध्यम से गाली देने की प्रथा बहुत अधिक प्रचलित है। तो वो गाली शैली का यहाँ उल्लेख किया गया है। इसी तरह से लावनी एक संगीत की एक राग है, ध्रुपद की एक राग मानी जाती है, उसको लावनी कहा जाता है। उस संगीत की, उस राग में बद्ध जो कविताएं हैं उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र की लावनी कहा गया है। स्यापा शैली एक और महत्वपूर्ण शैली है जो प्रमुख रूप से उर्दू की शैली है और इसका प्रमुख आधार होता है हास्य व्यंग्य करना। यानी व्यंग्य के माध्यम से जितनी भी उस समय के समाज में, धर्म में, राजनीति में जो विसंगतियां चल रही थी उन पर व्यंग्य करने के उद्देश्य से भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने पैरोडी, गाली, लावनी और स्यापा शैलियों में को अपनाया। अब देखिए, स्यापा शैली का अगर साधारण अर्थ हम देखें तो शोक प्रकट करना होता है। इसके बहुत सारे अर्थ हैं लोक प्रचलित। स्यापा शैली है शोक प्रकट करना। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी परिवार में तो स्त्रियां बहुत समय तक घर से बाहर नहीं निकलती और शोक में डूबी रहती हैं, रोती हैं, रोने का कार्यक्रम करती हैं। सभी स्त्रियां इकट्ठी होकर के, उसको स्यापा कहा जाता है। दूसरी बात, स्यापा का एक अर्थ होता है झंझट उत्पन्न हो जाए तो उसके लिए स्यापा होता है, और पंजाबी में इस बात का प्रयोग बहुत अधिक इस शब्द का होता है। तो इस शैली को व्यंग्य का माध्यम बनाया किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उनकी स्यापा शैली में रचित एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति मुझे याद आ रही है उर्दू हाय हाय, कहां सिधारी हाय हाय। है उर्दू, है उर्दू हाय हाय, कहां सिधारी हाय हाय। ये स्यापा शैली की एक पंक्ति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी। इसका एक और बात इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि बनारस अखबार में उर्दू सिधार गई करके एक लेख प्रकाशित हुआ था और उसी लेख पर व्यंग्य करते हुए ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखी थी। अब बंदर सभा, उन्होंने एक नाटक लिखा, एक पुराना नाटक है इंदर सभा नाम से, उसकी पैरोडी है, यानी उसी की तर्ज पर, उसी की विषय वस्तु पर एक व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है बंदर सभा नाम से। समधिन मधुमास ये गाली शैली में रचित उनकी प्रमुख कृति है। इन कृतियों के नाम और इनकी शैलियों के, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध हैं, इनकी शैलियों के नाम आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। नए जमाने की मुकरी, जो मैंने आपको बताया कि अमीर खुसरो की मुकरियों की तर्ज पर उन्होंने मुकरियां भी लिखी, लेकिन इनकी मुकरियों का उद्देश्य भी क्या था? इनकी मुकरियों का उद्देश्य था व्यंग्य करना, विसंगतियों पर व्यंग्य करना। तो मुकरी का भी एक उदाहरण मैं आपको समझा देती हूं, मुझे याद आ रहा है। मुंह जब लग, देखिए शराब को बुरी चीज है, इस बात को अभिव्यक्त करने के लिए, इस पर व्यंग्य करने के लिए, इस पर कुठाराघात करने के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुकरी शैली में कुछ पंक्तियां कही। मुंह जब लागे तब नहीं छूटे,
जाते मान धन सब कुछ लूटे, पागल करे मोहे करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। तो ये इस तरह की पंक्तियां हैं जो मुकरी शैली में उन्होंने लिखी, और ये मुकरी शैली अमीर खुसरो की मुकरियों की तर्ज पर उन्होंने प्रयोग में ली। अब वर्षा विनोद उनकी कृति है जो लावनी शैली में लिखी गई है। इसके बाद बंगला छंद है एक प्यार, उसमें उन्होंने प्रात समीरन नाम से एक काव्य कृति लिखी। रानी छद्मलीला, तन्मय लीला, देवी छद्मलीला, ये सब प्रबंधात्मक कृतियां हैं और गीति शैली में लिखी गई हैं। बंदर सभा मैंने अभी बताया, उर्दू के इंदर सभा नाटक के अनुकरण पर रचित कृति है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के विपुल साहित्य सृजन पर, उनके व्यापक साहित्यिक प्रतिभा के बहुमुखी आयामों पर चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को आधुनिक युग का सूत्रधार, उसका प्रवर्तक क्यों कहा जाता है, गद्य की विधाओं का प्रवर्तक क्यों कहा जाता है, ये बात अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्योंकि एक सच्चा साहित्यकार वही है दोस्तों जो अपनी समाज, अपने परिवेश को ध्यान में रखता है, उसका बारीकी से अध्ययन करता है, और जिस तरह से हंस क्षीर नीर विवेक द्वारा दूध और पानी को अलग करता है, वैसे ही एक योग्य, एक कुशल, एक सच्चा साहित्यकार विसंगतियों को समाज, धर्म और राजनीति से दूर करने के उद्देश्य से साहित्य सृजन करता है। तो वही साहित्यकार सजग है, संपूर्ण है, वास्तविक है, सच्चा है, जो अपने परिवेश से जुड़ करके साहित्य सृजन करता है। तो अगले सत्र में हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग के अन्य प्रमुख कवियों के विषय में। तो उन अन्य सभी प्रमुख कवि जो 4-5 बचे हैं, उन पर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। उसके बाद भारतेंदु युग पर केवल और केवल एक प्रश्नों का सत्र आयोजित करेंगे। फिर हम द्विवेदी युग पर आएंगे। विस्तार जरूर है, लेकिन विस्तार जरूरी है, चाहे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, या नेट जेआरएफ की, या एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की। साहित्य के विकास की, खास तौर से आधुनिक कविता के, आधुनिक साहित्य के विकास की इस धारा को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। तो अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए। नमस्कार।